पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत करें, संवाद की शुरुआत करें। इसके पहले हम अपने दर्शकों को आज एक अखबार दिखाना चाहते हैं। यह अखबार आज का दैनिक भास्कर है। हम अपने वीडियो एडिटर से कह रहे हैं कि इसे पूरा दिखा दें। और एक विज्ञापन छपा है। मैं इस बात को 14 अगस्त से ही नोटिस कर रहा था कि देखिए, सरकारी विज्ञापनों का एक प्रोटोकॉल तय हो गया कि जब भारत सरकार का विज्ञापन होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगेगी, और जब बिहार सरकार का विज्ञापन होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगेगी। 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर पटना में जो होर्डिंग्स लगाए गए थे उसमें भी यह बात मैं नोटिस कर रहा था। और आज फिर से जो सरकारी विज्ञापन छपे हैं, और मेरा मानना है कि सरकारी विज्ञापन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जारी करता है, और इसके पहले इसके लिए आवश्यक सहमति और मंजूरी ली जाती है। और इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बहुत ही ज्यादा चौकस रहते हैं। यह विज्ञापन पहले पन्ने का है, और यह विज्ञापन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग, नीतीश कुमार की तस्वीर है। और यह जो विज्ञापन है वह इस बात का संकेतक है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आमंत्रण है, जानकारी है। जो हमने कहा कि 15 अगस्त के पहले भी हम नोटिस कर रहे थे, और आज सरकारी विज्ञापन में बहुत प्रमुखता से हमने नोटिस किया कि देखिए, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम, नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण, विशिष्ट अतिथि सम्राट चौधरी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, विजय कुमार सिन्हा माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, और अध्यक्षता सुनील कुमार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार। विज्ञापन शिक्षा विभाग का, नीतीश कुमार की मौजूदगी है, कोई दूसरे की मौजूदगी आवश्यक नहीं थी, और तस्वीर प्रोटोकॉल के हिसाब से लग भी नहीं सकती। लेकिन कुछ पुरानी तस्वीरें लगाकर स्वतंत्रता दिवस के लिए होर्डिंग्स जो लग रही थी वहां भी मैं देख रहा था, सम्राट चौधरी की मौजूदगी अब हर विज्ञापन में, हर बड़े विज्ञापन में कराई जा रही है, नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी। जबकि इसी विज्ञापन में विजय कुमार सिन्हा का भी नाम छपा है। सुनील कुमार जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, पटना की सड़कों पर भी हमने इस बात को नोट किया था। तो देखिए, इतना बड़ा कदम और इस तरीके का विज्ञापन बगैर नीतीश कुमार की सहमति के बगैर नहीं छपा। तो इन विज्ञापनों का संकेत क्या है? ये विज्ञापन क्या कह रहे हैं कि जहां सिर्फ नीतीश कुमार की मौजूदगी जरूरी थी, वहां सम्राट चौधरी भी आ रहे हैं। तो क्या भविष्य के लिए कोई रूपरेखा तैयार है? बीजेपी ने सम्राट चौधरी को और आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। नंबर 2 है। देखिए, दिल्ली की कहानी, दिल्ली के पत्रकार कहते हैं कि दिल्ली में बिहार निवास में और बिहार भवन में 2 मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित सीट है। जब सम्राट चौधरी जाते हैं तो बिहार भवन में मुख्यमंत्री के लिए जो आरक्षित कक्ष है उसमें ठहरते हैं, और जब विजय कुमार चौधरी जाते हैं तो बिहार निवास में ठहरते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का विजय कुमार सिन्हा, तो विजय कुमार सिन्हा जब जाते हैं तो वह कक्ष नहीं खुलता है। और अब ये विज्ञापन, तो पहले इसका ही अर्थ समझा दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का जवाब एनडीए ने विधानसभा बार मीटिंग से देने का फैसला किया है, लेकिन इसमें भी महाभारत की पूर्ण संभावना है। 23 तारीख से शुरुआत हो रही है, और सभी जगहों पर कुश्ती लड़ने की तैयारी है एनडीए के भीतर ही, क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, कौन सी सीटें किसकी है, और उम्मीदवार इतने हैं। पहले जिला लेवल पर मीटिंग हो रही थी तब तो बात चल जाती थी, लेकिन अब चुनाव के पहले, सीटों के बंटवारे के पहले, उम्मीदवार के पहले, जब विधानसभा बार मीटिंग शुरू हो रही है तो सबसे आगे कौन, इसे लेकर महाभारत। लेकिन सबसे पहले यह विज्ञापन क्या कर रहा है जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग लगातार इस बात पर चर्चा करते रहे हैं और दूसरे लोग भी ये चर्चा करते रहे हैं
कि एनडीए की तरफ से चेहरा क्या है। अगर नीतीश कुमार रिटायर होते हैं, जो होना ही है, हर व्यक्ति को होना है, हर व्यक्ति की बिल्कुल। एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद उनकी भी उम्र हो गई है और सेहत का भी मामला है, तो उत्तराधिकारी कौन होगा, नेतृत्व किसके हाथ में दिया जाएगा। और हम लोग स्पेशली इस बात पर ये सवाल हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने नेतृत्व पर भी चर्चा की थी कि नेता कौन होगा एनडीए की तरफ से, नीतीश कुमार के बाद कौन नेता होगा। तो हम लोग ये चर्चा करते रहे हैं कि बीजेपी ने भी और जेडीयू ने भी अपना लीडर आगे नहीं किया, इसलिए तेजस्वी यादव का जवाब देने वाला कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, कोई इतना मजबूत चेहरा नहीं दिख रहा है जिसको आप तेजस्वी यादव के बरक्स खड़ा कर सकें। क्योंकि तेजस्वी यादव का चेहरा पिछले 10 साल में इमर्ज किया है। 2015 में उप मुख्यमंत्री बनने के साथ, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनने, फिर उप मुख्यमंत्री बनने, फिर नेता प्रतिपक्ष बनने, इस तरह से उनका चेहरा इमर्ज हुआ है, इस तरह से उनकी लीडरशिप इमर्ज हुई है, जिसको राजनीति का भी अनुभव हो गया और प्रशासन का भी अनुभव हो गया। ऐसा बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कौन है? एक भी आदमी नहीं है। नीतीश कुमार ने भी अपना उत्तराधिकारी तय नहीं किया और बीजेपी भी प्रयोग ही करती रह गई। सुशील मोदी के बाद कभी तारकिशोर प्रसाद, कभी रेणु देवी, कभी संजय जायसवाल, कभी नित्यानंद राय, कभी सम्राट चौधरी, फिर उनको अध्यक्ष से हटा करके और दिलीप जायसवाल भी कई महीनों तक दोहरी जिम्मेदारी में रहे। तो अगर सम्राट चौधरी को दोहरी जिम्मेदारी में रखे रहते तो एक उनकी लीडरशिप इमर्ज हो जाती। अब हमको जो लग रहा है ज्ञानेश्वर जी, ये उस गलती को ठीक करने का प्रयास हो रहा है 11th आवर में आकर के, आखिरी समय में आकर के, जब आप इसको हम लोग भोजपुरी में भोज के समय कोहड़ा रोपना कहते हैं या प्यास लगने पर कुआं खोदना कहते हैं। आपने लीडरशिप पहले नहीं तैयार की है, अब आपकी मजबूरी है कि आप एक नेता सामने रखें जिसको नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर, विकल्प के तौर पर देखा जाए, और जिसको आप तेजस्वी यादव के भी मुकाबले में खड़ा कर सके। तो वो चेहरा कौन है, उस तरह का नेता कौन है? समूचे एनडीए में उस तरह के चेहरा सम्राट चौधरी हैं। उनके साथ क्या एडवांटेज है कि उनके साथ ये एडवांटेज है कि वो, उनके साथ सक्सेशन होगा तो बहुत सहज रूप से होगा। सत्ता का जो ट्रांसफर होगा, पावर का ट्रांसफर होगा, तो बहुत सहज रूप से होगा। क्योंकि हम आप सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग भी इस बात को जानते जरूर हैं, माने न माने, लेकिन अगर लालू यादव के परिवार के सामने, तेजस्वी यादव के सामने जो पिछड़ा नेता खड़ा होगा, वो गैर यादव ओबीसी का होगा। फिर गैर यादव ओबीसी से जो नीतीश कुमार कहते रहे हैं हमेशा कि आप बाघ के सामने बकरी नहीं लड़ा सकते हैं, आप नहीं खड़ा कर सकते हैं। जो बात इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी में सही है, वो बात राज्य के स्तर पर नेतृत्व के मामले में भी सही है। आपको गैर यादव ओबीसी चेहरा पेश करना है, तो उस गैर यादव ओबीसी चेहरे में कौन हो सकता है जो उसकी टक्कर का हो, जिसने ऐसा मोर्चा खोला हो, एक मैसेज जनता के बीच में हो कि अगर लालू यादव से लड़ना है तो ये चेहरा है जो लड़ रहा है। ये देखिए, ये बड़ा लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। आपको एंटी लालू वोट ही लेना है, उसी जमात का वोट लेना है जो लालू यादव का चेहरा देख करके बिदकता है, जो लालटेन छाप देख करके बिदकता है। तो वो भी तो खोजेगा ना कि कौन लड़ेगा इनसे, लालू यादव से लड़ने वाला कौन नेता है जिसको हम अपना रहनुमा चुने, हम अपना मसीहा चुने। चाहे वो गैर यादव पिछड़ी जाति में लौकु समीकरण वाले लोग हो, मतलब कोयरी, कुर्मी, धानुक हो, या पिछड़ी जातियों में जो दूसरे थोड़े से वैश्य हैं, अति पिछड़ी जातियां हो, या सवर्ण हो, या दलित भी हो। उनको, नीतीश कुमार को इसलिए लोगों ने चुना क्योंकि नीतीश कुमार 10 साल लड़े थे, 1995 से 94 से 2005 तक लड़े थे। अब उसी तरह से आप इंटरव्यू भी सुनिए ना, आप हम कल एक इंटरव्यू देख रहे थे, आपने जो अखबार दिखाया दैनिक भास्कर का, उसी के डिजिटल एडिशन में हम पढ़ रहे थे लंबा इंटरव्यू, जिसकी हेडिंग यही थी, जिस ट्रस्ट ये था सम्राट चौधरी का, कि अगर लालू यादव हमको जेल नहीं भेजते, हमारे परिवार के 22 लोगों को अगर वो जेल नहीं भेजते, तो हम इतने बड़े नेता नहीं बनते। तो एक मैसेज है कि एक व्यक्ति है जो लालू यादव से लड़ रहा है, लालू यादव की माइट से लड़ रहा है, उनकी ताकत से लड़ रहा है। जो वो ताकतवर थे तब से जो व्यक्ति लड़ रहा है उनके साथ, उसको हम एक नेता बना रहे हैं। तो एक समीकरण में फिट है सम्राट चौधरी कि लौकुश धानु का, जो कोयरी कुर्मी धानु का समीकरण है, उसमें फिट है। दूसरा, नीतीश कुमार के सक्सेसर के तौर पर उस समाज से आते हैं, इसलिए उनके सक्सेसर के तौर पर भी फिट है। लालू यादव के परिवार से लड़ने की उनकी एक लीगेसी है, एक हिस्ट्री है, एक विरासत है कि वो लड़ते रहे हैं, तो वो एक इतिहास है। भाई लोग कहेंगे कि लालू यादव के यहाँ से ही आए, तो नीतीश कुमार भी तो लालू यादव के यहाँ से ही आए थे, नीतीश कुमार भी तो उसी पार्टी से आए थे। तो आकर के आपने लड़ाई लड़ी कि नहीं ईमानदारी से, तो ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है, ये उनकी एक लीगेसी है। और एक लीगेसी ये भी है, एक कारण ये भी है ज्ञानेश्वर जी कि लीडरशिप वाला, जो हमने पहले कहा कि आपको एक नेता चाहिए था, एक चेहरा चाहिए था, वो आपने धीरे धीरे अब
कम समय में ही सम्राट चौधरी का आपने ग्रूम कर लिया है। और हम्म, एक कारण ये कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उसका भरोसा सम्राट चौधरी के ऊपर है। देखिए, ये हम्म, अनायास फोटो नहीं छप सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने की बिल्कुल गाइडलाइंस है कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री का छापिए और प्रधानमंत्री का छापिए, चूंकि ताकि जी, विवाद नहीं हो। अपोजिशन की हम्म, पार्टी कहती है कि इसमें पॉलिटिक्स होती है, राजनीतिक लाभ लिया जाता है, इसलिए ये फैसला हुआ है। इसके हम्म, बावजूद छप रहा है, तो इसका मतलब आपने जैसा कहा कि नीतीश कुमार की सहमति है और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भी सहमति है। ये बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल सकता है कि कोई बीजेपी का नेता नीतीश कुमार के साथ अपनी दोस्ती करके, उनके साथ अपने संबंध बेहतर करके और फोटो छपवा ले। जब जी, तक बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति नहीं होगी, निश्चित रूप से जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, जो संगठन महामंत्री हैं भिखुभाई दलसानिया, उन लोगों की सहमति होगी, ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति ली गई होगी, और उसके बाद एक योजना के तौर पर ये इस तरह के विज्ञापन छप रहे हैं। इसका सिंगल लाइन मतलब है ज्ञानेश्वर जी कि अब सम्राट चौधरी लीडर हैं, तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को नहीं लड़ना है। भले अभी नीतीश कुमार के नाम पर इस बार वोट मांगा जाए, जी, लेकिन अल्टीमेटली जो एंटी लालू यादव, एंटी तेजस्वी यादव, एंटी आरजेडी जो बिहार का वोट है, जो एक बड़ा वोट समूह है, लगभग 60% वोट है, उसको उसके नेता सम्राट चौधरी हैं। वो वोट बिल्कुल सम्राट चौधरी के नाम पर मोबिलाइज करना है एनडीए को, इसलिए उनका नाम, उनका चेहरा इस तरह से चमकाया जा रहा है। उनकी लीडरशिप को हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अभी एक लीडर की तलाश थी एनडीए को, जी, वो तलाश जाकर के खत्म हो रही है सम्राट चौधरी के ऊपर, इसलिए हम्म, उनका चेहरा इस तरह से चमकाया जा रहा है। अब इसमें और कई पहलू हैं। देखिए नहीं पहलू तो है ना अजीत जी, पहलू तो है ही। देखिए वैसे भी आप जानते हैं कि जहां नीतीश कुमार का नाम हो, जहां नीतीश कुमार की तस्वीर हो और सरकार को कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी हो या विज्ञापन जारी करना हो, बगैर नीतीश कुमार के देखे, बगैर नीतीश कुमार की मंजूरी के वह निर्गत नहीं होता। नहीं और होता। दूसरी बात, सम्राट चौधरी की तस्वीर क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि लालू यादव ने लोकसभा चुनाव के वक्त खेला खेला, और खेला कहाँ खेला? कुशवाहा वोट बैंक में खेला और उसमें सफलता भी मिली है। यह लगने लगा कि नहीं, कुशवाहा की उपेक्षा हो रही है और कुशवाहा और कुर्मी अलग अलग हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने यह संकेत भी दिया, सोशल फैब्रिक जो है बिहार का लवकुश समीकरण है कि देखो भाई, हम दोनों तो एक ही हैं। मतलब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक हैं, हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। और आप देखिए ना, आज ही नागमणि को भी ले आया गया, नागमणि को भी ले आया गया। मतलब कुशवाहा नेताओं की जो इधर उधर आमद हो रही थी, आप देख रहे थे, रेणु कुशवाहा चली गई तेजस्वी यादव के पास, राजीव रंजन कोयरी चले गए, उसके पहले अभय कुशवाहा गए। तो यह लवकुश जमात को भी एक संदेश है। अब देखिए धानुक राजनीति भी साध ली जाएगी, तो यह भी आवश्यक था कि जो सामाजिक ताना बाना था, जो इधर उधर छिन्न भिन्न हो रहा था, उसे भी ठीक करे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम उसी राजनीतिक चुनावी पहलू पर आ रहे थे, जो आपने बता ही दिया अब कि वो हम्म, जो पिछले हम लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि दो ही उपाय है, कुशवाहा वोट नहीं टूटे या लालू हम्म, यादव जो प्रयोग लोकसभा में किए थे उसको नहीं दोहरा सके विधानसभा में, उसका एक ही उपाय था कि आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करें, जो आप कर नहीं बिल्कुल, सकते हैं अभी नीतीश कुमार के रहते। तो किसी हम्म, तरह से सम्राट चौधरी की ब्रांडिंग करनी है, उनको इतना बड़ा बना देना है ताकि कुशवाहा वोट जो है वो उम्मीदवार नहीं देखे, वो हम्म, ये देखे कि हमको मुख्यमंत्री चुनना है, जिस तरह से लालू यादव, तेजस्वी यादव के मामले में होगा। यादव वोटर इस बार उम्मीदवार नहीं देखेंगे कि किस जाति का उम्मीदवार है। तो एक उस तरह का मैसेज बनाना था। कुर्मी एकदम एक कदम एक पैर पर खड़े होकर के एकजुट था। कुशवाहा में जो बिखराव दिख रहा था, उसको जी, आपने उसको सम्राट चौधरी के चेहरे से ठीक कर लिया। उसी में आप ये भी देखिए कि सम्राट चौधरी किस तरह का सद्भाव दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति। जिस बिल्कुल। तरह उतनी से हम लोगों का जबरदस्त जो बैटिंग प्रोग्राम था, अपोजिशन करता ही नहीं, उतनी जबरदस्त बैटिंग तो जेडीयू वाले नहीं करते हैं नहीं कर जितनी रहे। जबरदस्त बैटिंग आजकल सम्राट चौधरी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों के प्रोग्राम में ही जब आप ही ने पूछा जब उनसे कि भाई जी, क्या 25 से 30 फिर से नीतीश, तो हम्म, उतना जोर देकर के तो कोई नहीं कहा जितना सम्राट चौधरी ने कहा कि इसमें कोई बिल्कुल, संदेह है क्या। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं कोई संदेह है क्या कि कोई 25 से 30 फिर से नीतीश, हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। तो हम्म, ये जो उन्होंने किया सम्राट चौधरी ने, तो इसका मतलब कि ये 100% सद्भाव जिसको बोलते हैं, 100% जिसको टेंडेम में काम करना जिसको बोलते हैं, उस तरह से काम हो रहा है। नीतीश कुमार की हम्म, सहमति सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के है, बीजेपी की सहमति सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के है, सम्राट चौधरी पूरा सद्भाव दिखा रहे हैं। तो कोयरी कुर्मी धानु का समीकरण, जिस समीकरण ने लड़ाई लड़ी थी नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ, नीतीश बिल्कुल, कुमार के नेतृत्व में समता पार्टी बना करके जो लड़ाई शुरू हुई थी, उसी समीकरण को अब चेहरा बदल गया। मान लीजिए नीतीश कुमार के साथ पहले शकुनी चौधरी थे, अब हम्म, सम्राट चौधरी है, तो अब हम्म, वही चेहरा, वही समीकरण लड़ेगा।
और ये भरोसा दिलाने के लिए जरूरी था तमाम दूसरे अति पिछड़े समूहों को, दलितों को, अगड़ी जातियों को, कि वो लड़ाई कंटिन्यू रहेगी, जो लड़ाई नीतीश कुमार ने शुरू की है वो लड़ाई रहेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मैसेज हो गया। और ये आपने जैसे कहा नागमणि को ले आने का, ये हर जाति में आप देखिए कितने लोग ज्वाइन कराए जा रहे हैं। राजेश राम की काट में अशोक राम को ज्वाइन कराया ही गया। तो चाहे दलित का वोट हो या कोयरी का वोट हो, जो भी वोट इधर उधर हो रहा है उसके लिए नेता ले आए जा रहे हैं। ले आकर के, चूंकि प्रतीकात्मक राजनीति होती है, अस्मिता की राजनीति जो होती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, उसमें चेहरे का महत्व होता है। तो तमाम उन चेहरों के जरिए इस राजनीति को साधने की कोशिश हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो गलती हुई शुरू में, लीडरशिप आपने नहीं प्रोजेक्ट किया, एक आदमी पर भरोसा नहीं दिखाया, वो अब ठीक किया जा रहा है। ये पिछले एक डेढ़ महीने से हम लोग 27 तारीख को जो प्रोग्राम हम लोग का था, जो लाइव सिटीज का कॉन्क्लेव बिहार की बात, उस समय से हम लोग सुन रहे हैं। और आपने फिर 15 अगस्त के विज्ञापन का और इस विज्ञापन का हवाला दिया ही। ये इस पूरी उस प्लानिंग के तहत कि कुशवाहा वोट नहीं बिखरे, एंटी लालू यादव, एंटी आरजेडी वोट को एक मैसेज चला जाए कि हमारे पास एक चेहरा है, आगे का भविष्य का ये चेहरा है, ये दिखा दिया गया, ये सहमति बन गई। और ये जो आपने कहा ना कि बाकी दूसरे भी उप मुख्यमंत्री हैं या शिक्षा मंत्री हैं, तो वो उस वोट को लेकर के, देखिए बीजेपी को या जेडीयू को ज्यादा चिंता नहीं है, मतलब उसको वोट को लेकर के वो मान रहा है कि ये वोट हमारे साथ जुड़ा है, हमारे साथ आएगा ही आएगा। तो इसलिए भी नंबर 2 की पोजीशन तो दे ही दिया गया था उनको, सम्राट चौधरी को। अब ये नंबर 1 के दावेदार के तौर पर अब उनका प्रोजेक्शन हो रहा है। नंबर 2 तो है, नंबर 1 के दावेदार नहीं, नंबर 2 तो बिल्कुल है। देखिए, बिहार सरकार के कामकाज को जो जानते हैं, आंतरिक रूप से जानते हैं, उनको पता है कि सम्राट चौधरी की हनक आजकल कितनी है। और दूसरी बात, जो निशांत कुमार को लेकर चर्चा होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी, नीतीश कुमार इसी राजनीति के तहत, इसी रणनीति के तहत चाणक्य तो है ही, अभी निशांत कुमार को उतना आगे नहीं ले जा रहे हैं ताकि कुशवाहा समाज जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि नीतीश कुमार के बाद बारी मेरी है, तो उसे यह कहीं भ्रम न हो जाए कि ये तो निशांत कुमार को ले आए, फिर से कुशवाहा समाज जो है उसे अब 25 साल या 20 साल और प्रतीक्षा करनी होगी। तो यह भी एक रणनीति का हिस्सा ही है अजीत जी। है, उसी रणनीति का हिस्सा है। और जितनी बार लोगों ने कहा कि निशांत आ रहे हैं, निशांत आ रहे हैं, आपने अपने उससे पूरी उसी ताकत से आपने खंडन किया कि आना होगा, आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं आ रहे। अभी उनको नीतीश कुमार आगे ले आकर के उनकी सार्वजनिक उपस्थिति बढ़ा दी गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनकी सार्वजनिक उपस्थिति बढ़ा दी गई है, मीडिया में उनकी उपस्थिति बढ़ा दी गई है, उनकी तस्वीरें आने लगी हैं, वीडियो आने लगे हैं, वो कुछ बयान भी देने लगे हैं। हो सकता है कि इस बार चुनाव में वो कैंपेन भी करें, प्रचार भी करें, और जिस समय सत्ता का हस्तांतरण हो उस समय उनकी भूमिका कोई तय कर दी जाए कि भाई अब बीजेपी इनको इस भूमिका में लेकर के चले। तो ये एकदम ये मैसेज हो गया है कि नीतीश कुमार से सत्ता का जो ट्रांसफर होगा, वो अब समय आ गया है कि कुर्मी के से कोयरी को ट्रांसफर हो। तो ये एक मैसेज दिया जा रहा है। चुनाव तक तो ये मैसेज बहुत और लाउड एंड क्लियर दे दिया जाएगा, और इससे उम्मीद कर रही है बीजेपी और जेडीयू दोनों कि वो वोट नहीं बिखरेगा। जो शाहबाद और भोजपुर और मगध गया डिस्ट्रिक्ट में जो शर्मा वर्मा का कॉम्बिनेशन है वो बन जाएगा, और वो वोट साथ में मिल जाएगा। केवल उपेंद्र कुशवाहा का संतुलन और सम्मान ठीक से प्राप्त हो जाए। क्योंकि कल मैं एक वीडियो देख रहा था जो वायरल है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद किसी पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने कहा मेरी जाति कुशवाहा है लेकिन मैं साथ में हूं आरजेडी के। तो पत्रकार ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा से इन लोगों ने अर्तन बर्तन सब छीन लिया, तो बचा क्या है। तो उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान भी रखना पड़ेगा, तब यहाँ पूरी एकजुटता दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, इस इलाके में, कम से कम उस इलाके में, जिस इलाके में उनके साथ छल हुआ, धोखा हुआ, उनके साथ जो जिस तरह से चुनाव हरवाया गया, वो उन्होंने कहा खुल करके भी। तो उस इलाके में संतुलन बनाने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि इनसे आप नागमणि को ले आने से एक अलग इलाके में आपका समीकरण सधेगा, लेकिन ज्यादा बड़ा समीकरण आपको उपेंद्र कुशवाहा को सम्मान देने से होगा। और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को, जैसा हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आप मान लीजिए कि राज्यसभा कमिट कर दीजिए, उससे भी खाली नहीं होगा। सम्मानजनक संख्या में सीटें उनको मिलेंगी, तब उनकी कम्युनिटी के लोगों में, उनके समर्थकों के बीच में एक मैसेज जाएगा कि सम्मान रखा गया, उनका ध्यान रखा गया है। तो ये सीट बंटवारे के समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को पर्याप्त तरजीह मिले, पर्याप्त महत्व मिले। और मिलेगा भी। हम लोग तो ये पता ही है कि वो सीधे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं, उनको बिल्कुल वहां से वादा किया गया है। हमको लगता है कि उसका सम्मान किया जाएगा इस बार, उस वादे। चलिए अब देखिए दूसरे विषय वस्तु की ओर चलते हैं। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में जारी है, तेजस्वी यादव साथ में है और लोग जुड़ भी रहे हैं यात्रा से। ठीक है, राहुल गांधी का संबोधन कम हो रहा है, लेकिन वोट चोरी क्या है लोग यह समझने का प्रयास कर रहे हैं। और
राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कैसे की जा रही है इसका प्रमाण लाकर देंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। खैर चलिए, वक्त की बात है। लेकिन राहुल गांधी चूंकि बिहार के इतने जिलों से, बिहार के इतने लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, तो एनडीए को भी यह बात समझ में आई कि देखिए चुनाव है, तो अब हमें भी ग्राउंड जीरो पर, कार्यक्रम तो बहुत पहले बना था कि विधानसभा बार हम रैलियां करेंगे, विधानसभा बार हम मीटिंग करेंगे, लेकिन अब तय हो गया है कि 23 अगस्त से विधानसभा बार मीटिंग होगी और इसके लिए सभी गठबंधन दल की जितनी पार्टियां हैं उनकी टीम गठित कर दी गई है, उनके लीडर गठित कर दिए गए हैं और सभी टीम में सभी पार्टियों के नुमाइंदे हैं। लेकिन बड़ा संकट ये है अजीत जी कि जब से यह खबर आई है, इस तरीके की महाभारत दिखाई पड़ने लगी है। अब आपको हम कुछ क्षेत्रों की सिर्फ बात कर दें, क्योंकि देखिए ऐसे कितने क्षेत्र हैं पता नहीं। अब यह जो टीम है विधानसभा बार दिनारा भी जाएगी। अब दिनारा में बीजेपी से राजेंद्र सिंह है, वह भी अपनी ताकत दिखाएंगे और अंतिम समय में कैसी ताकत दिखाई जाती है आगे जाने के लिए समझते हैं। आरएलएम से आलोक कुमार सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। जेडीयू से जय कुमार सिंह है। क्या होगा भाई, क्या होगा? क्योंकि अभी कुछ तय नहीं हुआ। अब बरहरा में देख लीजिए, राघवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा से हैं, अजय सिंह भाजपा से हैं, बिहार के मशहूर उद्योगपति, लगातार 24x7 लगे हैं। सूरजभान सिंह हैं। उधर जेडीयू ने भी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। जेडीयू के रणविजय सिंह एक्सएमएलसी हैं, छोटू सिंह है, कल अशोक चौधरी जा रहे हैं। आप सूरजगढ़ा को देख लीजिए, आप आरजेडी से ले आए, विजय सिन्हा लाए प्रहलाद यादव को सरकार बचाने के लिए, लेकिन ललन सिंह ने ऐलान कर दिया कि इनको टिकट नहीं मिलेगा और प्रहलाद यादव मान रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। विजय सिन्हा का भरोसा होगा, तो वहां अब प्रहलाद यादव भी ताकत दिखाएंगे और ललन सिंह ने जिधर इशारा किया रामानंद मंडल की ओर, वह भी दिखाएंगे। एलजेपीआर के जो हैं अशोक सिंह, वह भी दिखाएंगे। अब आप शेखपुरा में देख लीजिए, रणधीर सोनी जेडीयू के दावेदार बने हुए हैं, एक एमएलए हैं, और आरएलएम से राहुल कुमार बने हुए हैं, या उनके पिता की बात कर ले। अब महुआ में देख लीजिए, महुआ की सीट में भाई जेडीयू की आसमा परवीन है, अशफाक करीम है, जागेश्वर राय हैं और एलजेपी से संजय सिंह हैं। आप गायघाट की बात करिए, मतलब जहां उठाइए तो फिर ये तो बिल्कुल महाभारत जैसी स्थिति होनी है। इससे कैसे निपटा जाएगा, पहुंच तो आप जाएंगे, लेकिन मतलब इस भीड़ भी दिखाई पड़ेगी, लेकिन मार हर जगह फंसेगी अजीत जी। इसका क्या असर होगा, क्या असर नहीं होगा, यह समझने की बात है। नेतृत्व के सामने बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि सभी घटक दलों के नेता रहेंगे, वे अपने समर्थकों को किस तरीके से खुश करेंगे और किस तरीके से निराश करेंगे। यह कार्यक्रम पहले 6 महीना पहले होता तो कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले बड़ी बात है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हमको लग रहा है कि यह प्रोग्राम होना नहीं था, क्योंकि ये टल गया। आपको याद होगा, हम लोगों ने बहुत पहले इस बात की चर्चा की थी और हमने बड़े नेताओं से बात की थी, जेडीयू के बड़े नेताओं से, और हमने पूछा था कि भाई अभी आप क्रिसेंडो पर ले जा रहे हैं अपने कैंपेन को। नीतीश कुमार की आपने यात्रा करा दी, प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की जो होनी थी हो गई। आपने महिला संवाद की यात्रा रवाना कर दी और समन्वय की भी यात्रा आपके सभी 5 दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने समन्वय की यात्रा भी कर ली। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जब अभी आप कैंपेन, उस समय ये बात चल रही थी कि चुनाव समय से पहले हो सकता है, तभी हमने पूछा था कि आपका तो अभी पीक पर पहुंच जाएगा, मान लीजिए कैंपेन पीक पर पहुंच गया, इसके बाद आप क्या करेंगे। तो दोनों दलों के बड़े नेताओं का कहना था कि हम लोग विधानसभा वार यात्रा करेंगे। तो ये यात्रा होनी थी मार्च में ये यात्रा शुरू हो जानी थी, लेकिन ये हुई नहीं यात्रा। हम लोगों ने पूछा फिर क्या अभी मार्च अप्रैल नहीं करेंगे तो क्या बरसात के दिन में आप यात्रा करेंगे। ये यात्रा टाली जा रही थी इसी वजह से कि सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, और पार्टियों के बीच में अगर सीट शेयरिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब कि कौन सी सीटों की अदला बदली होनी है। लोक जनशक्ति पार्टी को तो सारी सीटें जो मिलनी है वो दूसरी पार्टियों से ही मिलनी है, क्योंकि पिछली बार वो अलायंस में नहीं थे, तो उनकी तो सारी, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं थे, उनको भी सारी, तो अभी अलग गठबंधन बना के पिछली बार लड़े थे, तो उनको भी जो सीटें मिलनी है वो बाहर से मिलनी है। मान लीजिए जीतन राम मांझी की सीटें तो तय है, जो अगर कोई सीट बढ़ती है तो वो नई सीट होगी, लेकिन उनकी सीटें तय है, तो वो सीटें कैसे आएंगी। आज जेडीयू कितनी सीटें छोड़ेगी, बीजेपी भी पिछली बार 110 सीट लड़ी थी,
और इस बार 100 लड़ना है तो वो 10 सीटें कौन सी छोड़ेगी, कौन तैयार होगा अपनी 10 सीटें छोड़वाने के लिए, किस कैंडिडेट की सीट छूटेगी। तो ये सब पेच थे, इसकी वजह से ये यात्रा टाली जा रही थी। ज्ञानेश्वर जी, आप जो कह रहे हैं ये कंसर्न है बड़ा, तमाम बड़े नेताओं का ये कंसर्न है कि सीट बंटवारा नहीं हुआ है और हर पार्टी का कैंडिडेट है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा समीकरण बिगड़ जाए कि उसके बाद हम जिसको कैंडिडेट दें बाकी लोग उसको हरवाने में लग जाए, तो सीटों का नुकसान हो जाए, ये आशंका सता रही है। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी 14 दिन के लिए, किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी 14 दिन की यात्रा शुरू कर देंगे, ये किसी को अंदाजा नहीं था, वो कोई नहीं मान रहा था कि ऐसा कोई, ये था कि एक आध रैली करेंगे, राहुल गांधी आएंगे, रैलियां करेंगे, ये ठीक है, जनसभा होगी उनकी, लेकिन वो 14 दिन बिहार में रह जाएंगे और यात्रा करने लगेंगे और 50 विधानसभा सीटों से 20 जिलों से यात्रा गुजरेगी, ये नहीं सोचा था किसी ने। बिल्कुल। जब ये राहुल गांधी की योजना बन गई और उनको जो रिस्पॉन्स मिला 9 जुलाई के कार्यक्रम में, तब लगा कि अगर एसआईआर को मुद्दा बना करके अगर सभी पार्टियां अपोजिशन की घूमने लगती हैं, तब तो फिर माहौल बदलने लगेगा, फिर आप कैसे रेलिवेंट बने रहेंगे, आप रोज सरकारी खबर से तो नहीं चर्चा में रह सकते हैं ना, सरकार की खबर रोज कोई ना कोई एक घोषणा होती है, उस घोषणा से काम नहीं चलेगा। तब ये योजना बनी, ये नहीं होनी थी योजना, ये बिल्कुल नहीं, एसआईआर के बीच में तो होनी ही नहीं थी, मतलब अगर ये होनी होती मार्च अप्रैल मई जून में हो जानी थी, जो नहीं हुई यात्रा, तो ये नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, एसआईआर खत्म होता, चुनाव की घोषणा होती, पार्टियां चुनाव में लग जाती। ये यात्रा अब इसलिए प्लान की गई है क्योंकि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, तो राहुल और तेजस्वी ग्राउंड जीरो पर हैं, इसलिए एनडीए के नेताओं को भी ग्राउंड जीरो पर जाना है। इस मजबूरी में आनन फानन इस यात्रा की योजना बनी है और यात्रा शुरू हो रही है 23 तारीख से। तो एक तो ये कारण समझ में आ गया कि इस कारण से यात्रा हो रही है, इसको साधेंगे कैसे, इस यात्रा में कोई झगड़ा नहीं हो, टकराव नहीं हो, उस टकराव को कैसे दूर करेंगे, इसके लिए ज्ञानेश्वर जी हमको लग रहा है कि पर्दे के पीछे यात्रा, जिन क्षेत्रों के आपने नाम लिए, ऐसे कम से कम 20-25 क्षेत्र और हैं, 30 क्षेत्र और हैं जिनमें इस तरह का टकराव होगा, जहां तीनों पार्टियों के कैंडिडेट हैं या कम से कम 2 पार्टियों की दावेदारी है। जेडीयू एलजेपी की है, कहीं जेडीयू, कहीं बीजेपी एलजेपी की है, कहीं जेडीयू एलजेपी बीजेपी तीनों की है, और कहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जेडीयू और बीजेपी की है। तो ये जहां जहां ऐसी है, इन सीटों को आइडेंटिफाई करके इनमें से कुछ सीटों को अवॉइड करने की कोशिश होगी कि उन सीटों पर यात्रा नहीं जाए, या 243 सीटों पर जाने की, जैसे राहुल गांधी भी अभी सिर्फ 50 विधानसभा सीटों से गुजरेंगे, तो इन ऐसे कंट्रोवर्सी वाली सीटों पर यात्रा नहीं जाए, एक तो ये उपाय होगा। दूसरा उपाय ये होगा कि अगर यात्रा जाती है तो तमाम लोगों से पहले बात हो जाए कि वहां कोई टकराव नहीं होना चाहिए है, कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, सब आदमी को भीड़ ले आनी है लेकिन शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। तो ये अभी भी आप देखिए, जैसे प्रशांत किशोर हो या आरजेडी जेडीयू या आरजेडी कांग्रेस हो, हर सीट पर इनके भी तो 2-2 3-3 कैंडिडेट हैं ही ना, 4-4 कैंडिडेट हैं, कहीं जगह 5-5 कैंडिडेट हैं, और सब लोग भीड़ लेकर के आ रहे हैं। तो वहां एक बात का, जैसे प्रशांत किशोर ये काम करते हैं कि वो मंच पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारा नाम प्रशांत किशोर है, वो वहां ये नहीं बताते हैं कि ये यहाँ के 8 लोग ये कैंडिडेट हैं या इनका क्या, वो अपना चेहरा, अपना नाम आगे करते हैं। इस स्ट्रेटजी पर हमको लगता है कि एनडीए के नेताओं को भी चलना चाहिए है कि कैंडिडेट को वहां महत्व दें, कैंडिडेट के चेहरे दिखाएं, सब सारे नेता अपनी अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को, जैसा आपने कहा कि भाई जेडीयू का जो नेता होगा वो तो अपने ही नेता का चेहरा दिखाना चाहेगा ना, वहां जो बीजेपी वाला होगा वो अपना दिखाना चाहेगा, तो ऐसा नहीं, इस तरह का क्लैश नहीं हो, इस तरह का शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं हो। एक और अंतर है ना, देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं वो नए उम्मीदवार हैं, यहाँ तो एनडीए में जो घटक दल हैं और उनके जो संभावित दावेदार हैं उनमें कई पुराने उम्मीदवार भी हैं, और पुराने उम्मीदवारों को चुनौती देते हुए नए दावेदार सामने आए हैं। तो पुराने जो उम्मीदवार हैं, जो हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, जिनको लेकर आक्रोश है, उन्हें पंक्चर करने के लिए बिहार में किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन होता रहा है, यह तो हमने और आपने एनएसयूआई के जमाने से देखा है ज्ञानेश्वर जी, इसलिए हमने आरजेडी कांग्रेस का भी नाम लिया। उन लोग भी इसमें एक बैलेंस बना रहे हैं, एक फाइन बैलेंस बना रहे हैं। आप देखिए उन दोनों में भी अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेफ्ट के साथ भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, और उसी इलाके में है जहां आरजेडी की स्ट्रेंथ है, जहां लेफ्ट का स्ट्रेंथ है, कांग्रेस का भी स्ट्रेंथ है, तो उस इलाके से ही यात्रा शुरू हुई है। तो जिस तरह से वो लोग साध रहे हैं कि आप पहले से कह दीजिए, पहले से एक डिसिप्लिन बनवाइए। देखिए हमको आरजेडी जैसी इनडिसिप्लिन्ड पार्टी, जहां डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं होता है, उस पार्टी के लोग जब इतना संयम दिखा रहे हैं, तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि बीजेपी जेडीयू के लोग अपने जो बड़े नेता हैं, अपने नेताओं को डिसिप्लिन का सबक देंगे कि कोई शक्ति प्रदर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे निगेटिव हो जाए। और ये पहले से भी कह देना चाहिए है कि भाई अभी सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है,
कि इस तरह का कोई ना कोई मैसेज जरूर दिया है आरजेडी कांग्रेस ने अपने लोगों को। तभी आप देखिए इतनी शांति के साथ इतने बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से यात्रा चल रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा भीड़ जुटा दी आरजेडी वालों ने, कहीं कांग्रेस के लोग कमजोर पड़ गए, ऐसा नहीं हो रहा है। उसी तरह का कुछ उपाय इन लोगों को करना होगा इस यात्रा में। जहां भी टकराव है या तो अवॉइड करिए उन सीटों को, 50 सीट आप छांट लीजिए, जहां ज्यादा टकराव है वहां यात्रा न जाए। जो आइडेंटिफाइड सीटें हैं उन पर आप यात्रा ले जाइए। वहां के जो आनंद मिश्रा को लेकर के आ गए, आप आनंद मिश्रा को लेकर आ गए, तो बक्सर में जितने बीजेपी वाले हैं और इतनी लंबी लिस्ट है वहां संभावित दावेदारों की कि सभी के चेहरे मुरझा गए। अब जब जाएंगे ये विधानसभा एनडीए की बैठक होगी तो वहां तो मत पूछिए क्या होना है। यदि आनंद मिश्रा सामने दिखे तो फिर क्या होगा, भगवान ही मालिक है। हाँ बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ तो हमको बड़ी हैरानी इस बात पर हुई ज्ञानेश्वर जी की आनंद मिश्रा को ले आया गया तो बीजेपी सिर्फ एक आदमी का ध्यान रख रही है कि मिथिलेश तिवारी का क्या करना है। भाई मिथिलेश तिवारी से वहां बक्सर में क्या करना था? वो तो ले आकर के आपने लोकसभा चुनाव लड़ाया था ना। वो तो उनका क्षेत्र तो बैकुंठपुर है, वो तो बहुत दूर वहां दूसरी जगह के आदमी है। तो आप उनको कैसे स्पेसिफाई करें, उनकी क्या व्यवस्था हो, इसमें लगे हैं। लोकल जो स्थानीय लोग हैं, बेगूसराय जो बक्सर के स्थानीय लोग जो बरसों से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग नाराज होंगे ना। उनकी नाराजगी का कैसे दूर करेंगे ये ध्यान रखना है। तो बेहतर होगा कि आप अवॉइड कर दें, ऐसी सीटों पर जाए ही नहीं जहां इस तरह की कंट्रोवर्सी हो। नहीं जाए जहां सीटों का जेडीयू, बीजेपी, लोजपा और आरएलएम में खींचतान है, उन सीटों पर नहीं जाए। आपकी यात्रा उन सीटों पर नहीं जाए। एक तो ऐसे भी समय कम है, समय अब इतना कम है कि अब 1 महीने, अभी तो एसआईआर भी चल रहा है। सारे नेता, आज ही हमारी एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई हम तो गांव गांव बूथ बूथ घूम करके देख रहे हैं कि कितने लोगों का नाम कटा है, उनको जुड़वाने की कोशिश करें। तो वो उसमें लगे हैं। उसमें अभी तक हालांकि बहुत ज्यादा नाम नहीं कटा, जैसा हम बार बार कहते हैं अपने आपके साथ बातचीत में ज्ञानेश्वर जी। अभी आज की रिपोर्ट है कि 1 अगस्त से 18 अगस्त तक चुनाव आयोग के पास सिर्फ 45,661 शिकायतें आई हैं। अच्छा, सिर्फ 45,661 18 दिन में। और उसमें कोई भी शिकायत जो है किसी बीएलए की तरफ से नहीं आई है। कोई बूथ लेवल एजेंट किसी पार्टी की ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है। ये इंडिविजुअल है, हाँ, जिनका नाम कट गया है, अपना नाम जुड़वाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया। वो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव आयोग ने कह भी दिया कि आप आधार के साथ जमा करिए, हम लोग जोड़ देंगे। तो वो काम चल रहा है। तो जो सीरियस नेता है ज्ञानेश्वर जी, इस समय जो सीरियस नेता है वो इसमें लगा हुआ है कि उसके सपोर्टर्स के नाम अगर कटे हैं तो जुड़ जाए। कहीं ऐसा है कि शिफ्ट कर गए लोगों का या मृत लोगों का नाम है तो वो कटवा दिया जाए। तो ये काम भी साथ साथ चलता रहेगा। तो उसके बाद आपको 1 सितंबर को ये खत्म होगा और 30 दिन का इंतजार करना है। उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लगनी है और उसी में दशहरा भी है, दिवाली भी है, छठ भी है। तो यात्रा के लिए बहुत समय नहीं बच रहा है। तो ये एक बेटर एक्सक्यूज है इन लोगों के पास कि आप कुछ क्षेत्रों को अवॉइड कर दीजिए जहां कॉन्फ्लिक्ट है, जहां बंटवारा नहीं हुआ है। और अगर जाएं तो पहले से मैसेज हो कि इंडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि अलायंस जिसको कैंडिडेट बनाएगा सब आदमी मिल करके उसकी मदद करेंगे। देखिए डेमोक्रेसी में ज्ञानेश्वर जी एक बात कह दे, खत्म कर दें, डेमोक्रेसी में टिकट के लिए 10 लोगों का लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है ये, बल्कि अच्छी बात है। आप देखते हैं, आप तो जानते हैं कि अमेरिका में हर पार्टी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए 2 साल प्रक्रिया चलती है। बिल्कुल 2 साल तक प्राइमरीज होती है। डेमोक्रेटिक पार्टी से 4 आदमी दावेदार होता है, उसके लिए वोटिंग होती है। लेकिन अंत में जिसको कैंडिडेट बना दिया जाता है सब लोग उसकी मदद करते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी में अगर एक सीट पर 8 कैंडिडेट हैं, एक पार्टी के 4 कैंडिडेट हैं, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। ये पार्टी लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है कि आप उनको समझा करके रखें कि एक आदमी टिकट एक ही आदमी को मिलेगा, बाकी लोग उसका समर्थन करें। तो ये मैसेज एनडीए के लोग किस तरह से देते हैं ये भी देखने की बात होगी। चलिए, तो देखिए आज हमने समझाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की बिहार की राजनीति में और एनडीए में सम्राट चौधरी के बढ़ते कदम और 23 अगस्त से एनडीए की जो विधानसभा बार बैठक शुरू होने वाली है उसमें क्या कुछ संभावित है, किस तरीके का घमासान दिख रहा है। राहुल गांधी की यात्रा पर भी हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।